हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी लॉ के जितने भी ओएमआर बेस्ड जो क्वेश्चन है एमसीक्यू मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। बाकी मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, यही यूट्यूब चैनल है, सेम टेलीग्राम यही है। और बाकी जो भी पीडीएफ है मैं आपको वहाँ पे सेंड करूँगा, ठीक है। तो चैनल को चलिए शुरू करते हैं, वीडियो देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, कंपनी अधिनियम 2013 कब लागू किया गया। कंपनी अधिनियम 2013 में आपको बताऊंगा कि 30 अगस्त 2013 को लागू किया गया है। कब लागू किया गया? 30 अगस्त। कब? 30 अगस्त को 2013 को लागू किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। और सेकंड ये क्वेश्चन ये बोलता है कि कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में कंपनी को परिभाषित किया गया है। दोस्तों कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 220 में परिभाषित किया गया है कंपनी अधिनियम को, ठीक है, कंपनी को परिभाषित किया गया है। अगला क्वेश्चन ये बोलता है कि पूरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कंपनी व्यक्ति की एक ऐसी संस्था है जो किसी सामान्य उद्देश्य की पूर्ति के लिए संगठित हुए हुए हो। इस परिभाषा को किस विद्वान ने दिया है। यह जो मैं आपको बताऊंगा ये है न्यायाधीश जेम्स ने बोला है कि कंपनी व्यक्तियों की ऐसी संस्था है जो किसी सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संगठित हुई है। किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक संगठित हुई, एक संगठन बना है कंपनी का, तो इसको न्यायाधीश जेम्स ने इसकी परिभाषा दी है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बोलता है कि कंपनी शब्द के अंतर्गत दो बातें निहित है। प्रथम है यह है कि संघ के सदस्य इतनी संख्या में होते हैं कि इसे फर्म या भागीदारी नहीं कहा जा सकता, तथा द्वितीय यह है कि सदस्य या सदस्यों के हितों का अंतरण किए जाने के संबंध में अन्य सभी सदस्य की सहमति अपेक्षित नहीं होती है। यह किस विद्वान ने बोला है दोस्तों? यह न्यायमूर्ति वकले ने बोला है, ठीक है। अगला बोलते हैं निगमित व्यक्तित्व का मुख्य लक्ष्य उसका विधिक अस्तित्व है जो उसके सदस्यों से पूर्ण भिन्न। यह एक कृत्रिम व्यक्ति है, न कि प्राकृतिक व्यक्ति या मानव व्यक्ति। यह कथन किस विद्वान का है? यह प्रोफेसर ग्रोवर का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों बोला, भारत में कंपनी व्यवस्था का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया है। भारत में अंग्रेजों ने, जापान ने, अमेरिका ने, फ्रांस में। दोस्तों अंग्रेजों ने ही भारत में कंपनी व्यवस्था का प्रारंभ किया। वैसे विदेशों पूरी वर्ल्ड में अंग्रेजों ने ही किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछता है, भारत में व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए कब ब्रिटिश सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। दोस्तों ब्रिटिश सम्राट ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बता सकते हो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? भारत में सन 1600 में, ठीक है, 1600 में स्थापित हुई। भारत में कंपनी विधि के इतिहास का प्रारंभ किस अधिनियम से हुआ? दोस्तों? ये है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी 1850 से, ठीक है, 1850 में। अगला बोलता है, कंपनी अधिनियम 1956 में कितनी धाराएं तथा अनुसूचियां थी। 1956 में जो कंपनी थी, अभी तो 2013 है, तो 1956 की जो कितनी धाराएं थी, उसमें बहुत ज्यादा धाराएं थी, अब की बार कम करी है, ठीक है। तो अब की जो पहले कितनी धाराएं थी दोस्तों? पहले जो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे 658 धाराएं और 5 अनुसूचियां थी। कंपनी अधिनियम 2013 में कितनी धाराएं है? अब की बार जो कंपनी अधिनियम 2013 है उसमें कितनी धाराएं अब की बार कम हो चुकी है? 470 धाराएं और 7 अनुसूचियां है, याद करना, 470 धाराएं तथा 7 अनुसूचियां है। अगला क्वेश्चन बोलता है, निगमित कंपनियां की क्या विशेषता होती है। निगमित कंपनी की क्या विशेषता होती है? दोस्तों इसका आंसर उपरोक्त सभी है, सभी इसकी विशेषता है, ठीक है, अपना कर लेना जल्द से जल्द। अगला क्वेश्चन दोस्तों बोलता है, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अनुसार निगमित विधि से ही कंपनी को शाश्वत उत्तराधिकारी प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों धारा 9 के अंतर्गत, ठीक है। अब बोलता है, कंपनी के पृथक व्यक्तित्व के सिद्धांत को इंग्लैंड में सर्वप्रथम न्यायिक मान्यता हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा किस वाद में दी गई है, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड किस वाद में दी गई है? यह है सलोमन बनाम सलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निगमन का सर्वप्रथम लाभ यह है कि इसके पश्चात कंपनी का अस्तित्व अपने सदस्य से पृथक हो जाता है। भारत में इस सिद्धांत को सर्वप्रथम किस मामले में अपनाया गया है? यह है इसका आंसर हो जाएगा कंडोली टी कंपनी, ठीक है, 1886। हेलो बोलता है, बंबई उच्चतम न्यायालय के न्यायमूर्ति
कानेरिया ने किस मामले में यह कहा कि विधि के अंतर्गत प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत कंपनी अपना भिन्न अस्तित्व रखता है, चाहे उसके सभी अंश एक ही व्यक्ति के नियंत्रण में क्यों न हो? इसका है टी.आर. प्रेट लिमिटेड बनाम ससून एंड कंपनी, ठीक है, लिमिटेड। अगला बोलता है कंपनी के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला बोलता है कंपनी एक विधिक व्यक्ति होता है। दूसरा, वह किसी संपत्ति का स्वामित्व अंतरण करने की क्षमता रखती है। वह अंशधारक कंपनी की किसी संपत्ति के न तो व्यक्तित्व रूप से और न ही संयुक्त रूप से स्वामी होती है। तो यह इसका सभी हो जाएगा, ठीक है, ये सभी कंपनी के अंदर आते हैं, ठीक है, सभी इसका आंसर हो जाएगा। आगे बोलता है विजय कुमार अग्रवाल बनाम रतनलाल, विजय कुमार अग्रवाल बनाम रतनलाल ऑल इंडिया 1999 का मामला किस सिद्धांत से संबंधित है? विजय कुमार बनाम रतनलाल किस संबंधित है? ये ध्यान रखना, निगमन के आवरण को हटाने का सिद्धांत। अगला बोलता है किस मामले में, अभी थोड़े मामले आ रहे हैं, बाकी धाराएं आएगी आगे बताऊंगा। किस मामले में हाउस ऑफ लॉर्ड्स के स्पष्ट किया गया है कि कॉन्टिनेंटल टायर कंपनी एक शत्रु कंपनी थी, क्योंकि इसका अस्तित्व अथवा वास्तविक नियंत्रण विदेशी शत्रुओं के हाथों में था और इसलिए उसे युद्ध के दौरान वाद चलाने का अधिकार नहीं था। यह है डैमलर कलिंग बनाम कॉन्टिनेंटल टायर, ठीक है। अगला बोलता है किस मामले में यह कहा गया है कि जब किसी कंपनी का निगमन कर दायित्व से बचाने के लिए किया जाता है तो न्यायालय ऐसे कंपनी के अस्तित्व को नकार सकती है? ये जुग्गीलाल कमलापत बनाम आयकर। अगला बोलता है इन री सर दिनसा मानेक जी पैटिट वर्ट का मामला किससे संबंधित है? कर दायित्व से बचना से संबंधित है। किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अभी निर्धारित किया गया है कि कंपनी को संविधान के अनुच्छेद 19 के प्रयोजनों के लिए नागरिकता का नागरिकता का अधिकार प्राप्त नहीं है और न ही वह इसे अनुच्छेद के अधीन किसी मौलिक अधिकार के परिवर्तन की याचिका ला सकती है? इसका आंसर आ हो जाएगा, ठीक है। आगे बोलता है जिस देश में कंपनी का निगमन होता है उसी की राष्ट्रीयता उसे प्राप्त होती है। भाई जिस देश में कंपनी का निगमन होता है उसी की राष्ट्रीयता मिलती है और परंतु वास्तविक व्यक्तियों की भांति कंपनी अपनी राष्ट्रीयता को परिवर्तन नहीं कर सकती है। यह कथन किस मामले में बोला है? यह कथन क्यूनिंग बनाम डोनर्स मार्क के मामले में बोला है। अब आ जाते हैं शुरू से। अब कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एकल कंपनी की परिभाषा किस धारा में बताई गई है? इसका आंसर हो जाएगा धारा 262। दोस्तों परिभाषा है जो धारा 2 है वो इंपॉर्टेंट है, वो याद कर लेना, उसमें सभी परिभाषाएं बताई गई है, परिभाषाएं बहुत आती है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत लघु कंपनी की परिभाषा किसमें बताई गई है? लघु कंपनी की परिभाषा 285 में बताई गई। किसमें? 285। एकल कंपनी की 262 में, लघु कंपनी की 285 में बताई है। अगला बोला है कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत प्राइवेट कंपनी को किस धारा में परिभाषित किया गया है? प्राइवेट कंपनी को 268 में। प्राइवेट कंपनी को कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत पब्लिक कंपनी को किस धारा में परिभाषित किया? पब्लिक कंपनी को किस धारा में? धारा 271 में, ठीक है। कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एकल कंपनी में कितने सदस्य हो सकते हैं? एकल कंपनी में कितने सदस्य हो सकते हैं? एकल कंपनी में सिर्फ एक ही सदस्य हो सकता है, एकल कंपनी में एक सदस्य है। और कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार प्राइवेट कंपनी कितने निदेशक नियुक्त करना अनिवार्य है? केवल 2 निदेशक को नियुक्त कर सकती है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत असीमित कंपनी को किस धारा में परिभाषित किया गया है? असीमित कंपनी को धारा 292 में, ठीक है। 2013 की धारा 245 में किसकी परिभाषा दी गई है? 245 में किसकी परिभाषा दी गई है? सरकारी कंपनी की। मैं बोल रहा हूँ परिभाषा याद कर लेना अच्छे तरीके से थोड़ा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 221 में किसकी परिभाषा दी गई है? प्रतिभूति द्वारा सीमित कंपनी की। ये इतना बड़ा आ गया। ये थोड़ा देख लेते हैं। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में अपने निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि निगमित कंपनी के समस्त अंश सरकार द्वारा निर्धारित किए गए पर भी इस कंपनी को सरकार नहीं माना जा सकता तथा इसके कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी नहीं माना जा सकता? सरकार एक ऐसी सरकारी कंपनी के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराई जा सकती है।
बस सरकार किसी कंपनी का किसी कंपनी के कर्मचारी को पैसा थोड़ी नहीं देगी, तो कंपनी देगी। तो ये किस बात में बोला, ये बात में बोला है A.K. बिंदल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है। अगला बोलता है कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में के अंतर्गत विदेशी कंपनी को परिभाषित किया है। विदेशी कंपनी को परिभाषित किया है धारा 242 में। ठीक है। कंपनी अधिनियम 2013 की किस की धारा 259 के अनुसार संप्रवर्तक के लिए क्या बातें आवश्यक है। ये सभी बातें हो जाएगी इसकी। ठीक है। आवश्यक थोड़ा पढ़ लेते हैं, चलो पढ़ लेगा आप, कर लेना। ठीक है। अगला बोलता है संप्रवर्तक के व्यक्ति होते हैं जो किसी कंपनी के निर्माण की योजना बनाकर इसके लिए ज्ञापन तथा अनुच्छेद तैयार करवाता है एवं उस कंपनी को रजिस्ट्रीकृत करवाते हैं तथा निगमन होने के पश्चात कंपनी की विवरण पत्रिका जनसाधारण में प्रकाशित करवाते हैं जिससे कंपनी के लिए आवश्यक पूंजी प्राप्त की जा सके। तो यह किस विद्वान ने बोला है। यह विद्वान है लॉर्ड बावेन। अगला बोलता है कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंदर ज्ञापन को परिभाषित किया है। ज्ञापन को 256 में बोला है। 256 याद कर लेना। ज्ञापन पार्षद सीमा नियम एक कंपनी का चार्टर होता है। वह अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनी के अधिकारों की सीमाओं को परिभाषित करता है। यह किस विद्वान ने बोला है। ठीक है। किसी विद्वान ने यह बोला है कि पार्षद सीमा नियम कंपनी के अधिकारों को परिभाषित करता है। ये कौन से ने बोला है। ये बोला लॉर्ड केयर्न्स ने। ठीक है। अगला बोलता है ऐश्वरी बनाम वॉटसन के मामले में न्यायालय ने सीमा नियम के उद्देश्य बताए हैं। कौन से बताए हैं। ये दोनों उद्देश्य है। ठीक है। अन्य व्यक्तियों को कंपनी के अधिकार एवं कार्य सीमाओं से अवगत कराना तथा कंपनी पर यह रोक लगाना कि वह कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का पालन किए बिना अपने कार्य अधिकारों तथा उद्देश्य में परिवर्तन न करे। अगला क्वेश्चन है सीमा अधिनियम की विषय वस्तु इस अधिनियम की किस धारा में दी गई है। सीमा नियम की विषय वस्तु इस अधिनियम की किस धारा में दी गई। धारा 4 में बताया गया है। धारा 4 में बताया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में ज्ञापन के प्रारूप विहित किए गए हैं। ठीक है। यह पे धारा 4(6) में है। भारत में अधिकारातीत के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस मामले में लागू किया गया है। अधिकारातीत के सिद्धांत। ठीक है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि तुम्हें थोड़ा दिमाग में घुस जाए। ठीक है। किस सिद्धांत में क्या गया है। ये है जहांगीर किस मामले में है। जहांगीर मोदी बनाम श्यामजी के मामले में। अधिकारातीत के सिद्धांत को कंपनी के संबंध में सर्वप्रथम हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा किस मामले में निर्णीत किया गया है। यह है ऐश्वरी रेलवे कैरेज एंड आयरन बनाम रिचे 1875। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में अनुच्छेद को परिभाषित किया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा में अनुच्छेद को परिभाषित आर्टिकल्स को परिभाषित किया है। वो धारा 2(5) में किया गया। धारा 2(5) में किया है। अगला बोलता है संगम अनुच्छेद एक ऐसा दस्तावेज है जो कंपनी के सदस्यों के आपसी अधिकारों और रीतियों को विनियमित करता है जिसके अनुसार कंपनी का कारोबार चलाया जाएगा। उक्त कथन किस विद्वान द्वारा दिया गया है। यह न्यायाधीश चार्ल्सवर्थ। ठीक है। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अनुसार कंपनी अपने सीमा नियम के पूंजी खंड में परिवर्तन कर सकती है। क्या बोल रहा है ये। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अनुसार, ऐसी कौन सी धारा है जिसमें कंपनी अपने सीमा नियम के पूंजी खंड में परिवर्तन कर सकती है। पूंजी खंड में परिवर्तन कर सकती है धारा 61(1) के अनुसार। अगला बोलता है अधिकारातीत कार्यों में क्या परिणाम होते हैं।
इसके परिणाम होते हैं व्यादेश निदेशकों का व्यक्तिगत दायित्व, अप्रकृत विधि के अंतर्गत कंपनी का दायित्व, अधिकारातीत संविदाओं के संबंध में दायित्व, सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला बोलता है आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत। आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत दोस्तों, आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत सर्वप्रथम कौन से वाद कौन से केस में बताया गया है? आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत रॉयल ब्रिटिश बैंक बनाम टारक्वाड 1856, ठीक है, रॉयल ब्रिटिश बैंक याद कर लेना। आंतरिक प्रबंध का सिद्धांत, आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत के कौन कौन से अपवाद है? इसके अपवाद है जालसाजी, शंका जानकारी, अनियमितताओं की विषय वस्तु की जानकारी, अधिकारों के बाहर कार्य करना, ठीक है, ये सभी इसके आंसर हो जाएगा आंतरिक प्रबंध। आगे बोलते हैं रूबेन बनाम ग्रेट फिंगोल 1906 का मामला आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत में से किससे संबंधित है? जालसाजी का। रूबेल्स बनाम ग्रेट फिंगोल का जो मामला है वो जालसाजी का है आंतरिक प्रबंध सिद्धांत का। अगला क्वेश्चन बोलता है आंतरिक प्रबंध के सिद्धांत में रमा कॉरपोरेशन बनाम प्रूव्ड टीन एंड जनरल इन्वेस्टमेंट कंपनी 1952 का मामला किस अपवाद के अंतर्गत आता है? अंतर्नियमों की विषय वस्तु की जानकारी न होना। अगला बोलता है कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में विवरण पत्रिका प्रोस्पेक्टस जो विवरण पत्रिका की जो परिभाषा है ये बहुत आता है। विवरण पत्रिका की परिभाषा किस में दी गई है? धारा 270 में दी गई है। अब बोलता है विवरण जो पत्रिका है उसके उद्देश्य क्या है भाई? जो विवरण पत्रिका बनाया उसको उद्देश्य क्या है? कंपनी के अंशों तथा ऋण पत्रों को क्रय करने हेतु जनता को आमंत्रित करता है। यह जनता को कंपनी के अंश या ऋण पत्र खरीदने के लिए दी गई शर्तों का रिकॉर्ड रखने के लिए, यह घोषणा करने के लिए कि कंपनी विवरण पत्रिका में उल्लिखित बातों का दायित्व कि कंपनी का निदेशक मंडल स्वीकार करता है। इसका सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, विवरण पत्रिका का उद्देश्य। अगला बोलता है कंपनी की विवरण पत्रिका की विषय वस्तु में से कौन सी जानकारी शामिल होती है? विवरण जो पत्रिका बनती है उसमें क्या क्या होता है? उसमें दिनांक होता है, रजिस्ट्रेशन होता है, विवरण पत्रिका का अनुक्रमणिकता होता है, विशेषज्ञों की राय होती है, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला बोलता है विवरण पत्रिका में अशुद्ध या असत्य कथनों के लिए आपराधिक दायित्व के विषय में कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में उपबंध दिए गए हैं? धारा 34 में उपबंध दिए गए हैं, ध्यान रखना। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में अंश की परिभाषा दी गई? अंश की परिभाषा दी गई है ये 284 में दी गई है। किसमें? 284 में। अगला होता है ऋण पत्र कंपनी का सील युक्त एक ऐसा लिखित होता है। ऋण पत्र कंपनी का सील युक्त एक ऐसा लिखित होता है जो कंपनी के ऋणी होने के स्वीकृति के प्रमाण स्वरूप कंपनी द्वारा उसके ऋणदाता को दिया जाता है। यह किस विद्वान ने बोला है? यह विद्वान ने बोला पामर ने। किसने? पामर ने। अगला बोल रहा अंश तथा ऋण पत्रों के अंतरण संबंधी व्यवस्था कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में दी गई है? यह धारा 56 में, ठीक है। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अंश पूंजी के प्रकार कितने हो सकते हैं? अंश पूंजी के प्रकार कितने हो सकते हैं? ये स्थावर पूंजी दी गई है, कार्यशील पूंजी, परिचालन पूंजी, ये सभी इसके आंसर हो जाएंगे। आगे बोलता कंपनी अधिनियम 2013 की कौन सी धारा कंपनियों को अपने अंश पर कटौती करने से प्रतिबंध करती है? मतलब कंपनियों को अपने अंश पर कटौती करने पर प्रतिबंध करती है, ये धारा 53 बताती है हमें, धारा 53। अगला बोल रहा है किस धारा में यह कहा गया है कि कंपनी सदस्यों आदि का रजिस्टर सही तरीके से रखेगी? मतलब किस धारा में कहा गया कंपनी सदस्यों आदि कंपनी जो जिस कंपनी को जो सदस्य होते हैं उनका रजिस्टर सही तरीके से रखेगी? वो है धारा 88 में। अगला बोला कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में निदेशक को परिभाषित किया गया? निदेशक जो होता है वो मेन इंपॉर्टेंट होता है। निदेशक को धारा 34 में 234 में परिभाषित किया गया है। अगला बोल रहा है कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में निदेशक बनी है? निदेशक बोर्ड की परिभाषा दी गई है, वो 210 में दी गई है। निदेशक उन व्यक्तियों के समूह में से एक व्यक्ति होता है जिन्हें निगमित उद्यम के संपूर्ण निदेशक का कार्य सौंपा जाता है। यह
यह कथन किसके द्वारा किया गया है? यह कथन वेबस्टर शब्दकोश से आया है, वेबस्टर शब्दकोश से, डिक्शनरी से आया है। ठीक है। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा 164 किन परिस्थितियों का उल्लेख करती है? किन परिस्थितियों का उल्लेख करती है? निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में 164 में निदेशकों की अयोग्यता के बारे में बताया गया है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निदेशकों की वैधानिक स्थिति क्या होती है? वैधानिक स्थिति, निदेशक कौन होता है? निदेशक देखो अभिकर्ता के रूप में भी होता है, न्यासी के रूप में भी होता है। जब निदेशकों के डेफिनेशन पढ़ोगे तो प्रबंध भागीदारी के रूप में भी होता है। इसका आंसर सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, न्यायालय द्वारा किस मामले में यह कहा गया है कि निदेशक कंपनी के प्रति न्यासी होते हैं, अतः कंपनी के धन के दुरुपयोग के लिए उन्हें न्यासियों की भांति ही दोषी ठहराया जा सकता है और उनकी मृत्यु के बाद भी यह दायित्व उनके उत्तराधिकारी को वहन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा राम स्वामी अय्यर बनाम मद्रास बनाम ब्रह्योया एंड मद्रास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आयकर के प्रयोजनों के लिए निदेशक की स्थिति अभिकर्ता के समान होगी या कंपनी के प्रमुख अधिकारी की तरह यह मामले में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य पर निर्भर करती है, परंतु यह तथ्य विनिर्वाद की कंपनी के अंशधारियों के लिए निदेशक की स्थिति अभिकर्ता के समान नहीं होती है। इसका आंसर हो जाएगा श्याम सुंदर बनाम राज्य। ये क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा कर लेते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अनुसार निदेशकों की नियुक्ति साधारण सभा के मतानुसार मतदान द्वारा की जाती है? निदेशकों की जो नियुक्ति होती है वो मतदान द्वारा होती है। वो कौन सी धारा में बताया गया है? वो धारा 162 है। कौन सी है? 162। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा के अंदर निदेशक पद रिक्त समझी जाती है? रिक्त का मतलब खाली समझी जाएगी, वो धारा 167। इसका आंसर हो जाएगा धारा 167 में बताया गया है। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 169 किस संबंध में उपनित करती है? किस संबंध, कौन सा संबंध होता है उसका? उसमें निदेशक को हटाया निदेशक को हटाया जा सकता है 169 से। ठीक है। 168 में क्या बताया गया है? निदेशक के कार्य के संबंध में बताया गया है, मतलब निदेशक का त्याग पत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निदेशकों के पारिश्रमिक के संबंध में किस धारा में उपबंध किया गया है? 197 में। किस धारा में बोर्ड की शक्तियों पर निर्बंध लगाने के उपबंध दिए गए हैं? 180 में। कंपनी का प्रबंध करने वाले निदेशक की असावधानी स्वयं कंपनी की असावधानी मानी जाएगी। मतलब कि कंपनी का प्रबंध करने वाले निदेशक की असावधानी, अगर निदेशक की असावधानी होती है तो कंपनी की असावधानी मानी जाएगी। अगर निदेशक से गलती होती है तो कंपनी की गलती होती है। किसका कथन होता है? ये होता है प्रोफेसर ग्रोबर का कथन है आंसर। किस धारा में प्रबंध निदेशक को परिभाषित किया गया है? धारा 254 में प्रबंध निदेशक को। 253 में किसको परिभाषित किया गया है? 253 को प्रबंधक को। ठीक है, प्रबंधक को। कंपनी सचिव के कृत्य होते हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं? कानूनी कृत्य और सामान्य कृत्य दोनों होते हैं, आ और बा। कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत निदेशकों के कौन कौन से दायित्व होते हैं? निदेशक के जो दायित्व होते हैं वह अधिकारातीत कार्य के प्रति दायित्व, बाहरी व्यक्तियों के प्रति दायित्व, लापरवाही, न्यासभंग, कपट के लिए दायित्व, कंपनी के प्रति दायित्व, ये सभी इसका आंसर हो जाएगा। अंश के अंतरण संबंधी रीति किस धारा में उपबंधित है? मतलब अंश का ट्रांसफर किया जा सकता है, अंतरण किया जा सकता है, वो धारा 56 में। अगला बोलता है, उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में अभी निर्धारित किया कि निरंक अंतरण के द्वारा अंशों के अंशों के अंतरिति को तब तक विधिक स्वत्व का लाभ प्राप्त नहीं होगा जब तक कि उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में दर्ज नहीं होगा। यह बता हावड़ा ट्रेनिंग कंपनी बनाम आयकर कलकत्ता।
2013 की धारा में कंपनी के संबंध में सदस्यता को परिभाषित किया, सदस्यता को परिभाषित 255 में किया है, सदस्यता को 255 में किया है। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में कहा गया है कि निदेशकों पर सदस्यों द्वारा नियंत्रण रखे जाने का एक प्रभावी तरीका यह है कि सदस्य कंपनी के अनुच्छेदों में संशोधन करके भविष्य के लिए निदेशकों की अधिकार शक्ति को सीमित कर दे और उसे पद से हटाकर उनके स्थान पर अपनी पसंद के निदेशकों की नियुक्ति कर दे। मतलब तो मतलब क्या है, पहले आंसर देखो सीधा, भारतीय जीवन बीमा बनाम स्कॉटिश लिमिटेड, कहाँ गया, 86 पे थे ना। ये रहा, कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में कंपनी के निदेशक बोर्ड की गणपूर्ति के संबंध में प्रावधान उपबंधित किए गए हैं? वो धारा 174 है। ठीक है, क्या हो रहा है, आगे करते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की किस धारा में धारा के अंतर्गत निदेशकों के कर्तव्य को उपबंध किया? निदेशक के कर्तव्य, निदेशक के क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य बताया था उसका 166 में बताया गया है। निदेशक वाले जितने भी वो याद कर लेना, निदेशक के किस धारा के अंतर्गत कंपनी सचिव के कर्तव्य को उपबंधित किया गया है? यह है 205 में। किस धारा के अंतर्गत निरीक्षकों की शक्तियों को बंद किया? निरीक्षक, वो है 206 में। किन धाराओं में कंपनी के कार्यकलापों से संबंधित अन्वेषण के बारे में उपबंधों को अंतर्विष्ट किया गया है? वो 210 से लेकर 229 तक में बताया गया है। किस धारा में कंपनी के मामले में जांच के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त निरीक्षक या निरीक्षकों को अन्वेषण संबंधी शक्तियां प्रदान प्राप्त है? वो 217 में। 2013 की किन धाराओं में समझौते, ठहराव, समामेलन से संबंधित उपबंध दिए गए हैं? 270 से 230 से लेकर 237 में। जब दो या अधिक व्यक्ति किसी स्थान पर एकत्रित होकर अपने आपसी हितों से संबंधित विधिपूर्ण कारोबार से समव्यवहार के लिए विचार विमर्श या चर्चा करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इसको सभा कहते हैं। ठीक है, सभाओं के लिए कौन कौन से प्रकार है? सभाओं के लिए है अंशधारियों और ऋणधारियों की सभाएं, बोर्ड की सभाएं, लेनदारों की सभाएं, सभी ये सभाएं होती है। आंसर इसका हो जाएगा। अगला बोलता है सभा कराने के स्थान तथा समय के संबंध में कौन सी धारा उपबंधित है? धारा 96(2), धारा 96(2) सभा कराने में। न्यायालय ने किस मामले में निर्णित किया कि यदि किसी कंपनी की लेखा पुस्तकें जांच पड़ताल के लिए पुलिस ने जब्त कर ली है, पुलिस ने किसी कंपनी की पुस्तकें जब्त कर ली है जिसकी वजह से कंपनी के निदेशक वार्षिक साधारण सभा आयोजित करने में असमर्थ है, तो कंपनी अधिनियम कंपनी साधारण सभा न बुलाने के लिए दोषी नहीं समझी जाएगी। ठीक है भाई, पुलिस ने तो जब्त कर लिया है उनकी सभी पुस्तकें, लेखा पुस्तकें, अब वो सभा तो नहीं कर सकती, तो ऐसे लिए दोषी नहीं माना जाएगा कंपनी को। तो इन री एशिया उद्योग वाले में बताया गया है, दो व्यक्ति किसी अंश धारक की ओर से कंपनी की सभा में उपस्थित रहने तथा मत देने के लिए अधिकृत किया गया हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसको दोस्तों प्रोक्सी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोक्सी। कंपनी अधिनियम की किस धारा में प्रोक्सी को परिभाषित किया है? प्रोक्सी को दोस्तों परिभाषित किया है 105 में किया गया है। किस धारा में साधारण सभा के कार्यवृत्त पुस्तिका के निरीक्षक संबंधी प्रावधान है? 119 के। किस धारा में लेखा पुस्तकों को परिभाषित किया गया है? लेखा पुस्तक को 213 में परिभाषित किया गया है। किसमें? 213 में। किस धारा के अनुसार यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में अपनी लेखा पुस्तकों और अन्य सुसंगत पुस्तकें, कागज पत्रों को सुरक्षित रखें?
128 में। किस धारा में न्यायालय या अधिकरण के आदेशों पर लेखकों को पुनः खोलने के संबंध में उल्लंघित किए गए हैं? 130 में। किस धारा के अंतर्गत संप्रेषकों की नियुक्ति के संबंध में उल्लंघन किए गए हैं? ये 139(1) में। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को आपको देख लिया होगा। बाकी जो वीडियो है मैं कंपनी लॉ के बारे में थोड़ा वैसे बताऊंगा, कंपनी लॉ को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आपको समझ में तो इसमें तो नहीं आया क्योंकि ये तो क्वेश्चन मैंने वो OMR बेस्ड है, मगर आपको मैं बताऊंगा कैसे याद करना। ओके।